आज नीट के पेपर लीक को लेकर दो बड़ी खबरें मेरे पास हैं। पहली, 3 मई को पेपर लीक करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिसने पेपर सेट किया उसी ने पेपर लीक कर दिया। एनटीए के एग्जाम प्रोसेस में शामिल केमिस्ट्री के प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी ने पेपर लीक किया। पीवी कुलकर्णी ने जिस अंदाज में पेपर लीक किया वो भी हैरान करने वाला है। न पेपर की हार्ड कॉपी बाहर भेजी, न सॉफ्ट कॉपी निकाली, सीधे कोचिंग सेंटर में जाकर स्टूडेंट्स के सामने पेपर में आने वाले क्वेश्चंस डिक्टेट कर दिए और इसके बाद ये लीक हुआ पेपर पूरे देश में फैल गया। ये कहां कहां पहुंचा, किसने खरीदा, ये सारी डिटेल आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। नीट से जुड़ी दूसरी बड़ी खबर यह है कि नीट के री एग्जाम की नई डेट का ऐलान हो गया है। अब 21 जून को नीट की परीक्षा दोबारा होगी। इस बार एग्जाम ऑफलाइन ही होगा। स्टूडेंट्स को ओएमआर शीट ही भरनी होगी, लेकिन इसके लिए छात्रों को 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। नीट के एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को दोबारा फॉर्म नहीं भरना होगा, लेकिन अगर स्टूडेंट्स अपना एग्जाम सेंटर बदलना चाहते हैं तो जिस शहर में एग्जाम देना चाहते हैं उसे चुनने की छूट भी दी जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा कि सरकार ने नीट के एग्जाम के पैटर्न को बदलने का फैसला किया है। अगले साल से जेईई की तरह नीट का पेपर भी ऑनलाइन मोड में कराया जाएगा। सरकार सिस्टम की खामियों को भी दूर करेगी। एनटीए में सुधार की भी जरूरत है, वो भी किया जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स के मन में एक सबसे बड़ा सवाल है, इस बात की क्या गारंटी है कि जून में होने वाला पेपर लीक नहीं होगा। ऑनलाइन एग्जाम होने से पेपर लीक बंद कैसे हो जाएगा। आज ये भी सवाल उठा, क्या पिछले साल भी नीट का पेपर लीक हुआ था, क्योंकि इस बार जयपुर में पेपर लीक में जो शख्स पकड़ा गया, पिछले साल उसके परिवार के 5 बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया था और सबको सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला। क्या यह संयोग था या सोची समझी साजिश का प्रयोग, ये सब आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि पेपर लीक के आरोपी पकड़े गए पीवी कुलकर्णी के बारे में क्या क्या जानकारी हासिल हुई। सीबीआई आज सिर्फ 48 घंटे में नीट पेपर को लीक कराने वाले के घर पहुंच गई। पीवी कुलकर्णी पेपर लीक का मास्टरमाइंड निकला। उसे सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। जांच में कुलकर्णी के बारे में जो बातें पता चली वो चौंकाने वाली हैं। पीवी कुलकर्णी महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। केमिस्ट्री का रिटायर्ड लेक्चरर है। वो एनटीए की तरफ से नीट एग्जाम के प्रोसेस का हिस्सा था। उसने नीट के एग्जाम से करीब 1 महीना पहले अप्रैल में ही नीट का क्वेश्चन पेपर हासिल किया। फिर पुणे की ब्यूटिशियन मनीषा वाघमारे के जरिए इस पेपर को मार्केट में पहुंचाया। हैरान करने वाली बात यह कि पीवी कुलकर्णी ने मनीषा वाघमारे के साथ मिलकर खुद ही पुणे में स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू की। क्लासेस में नीट के एग्जाम में आने वाले सवालों का छात्रों को रिवीजन करवाया, सभी सवालों के जवाब के ऑप्शन नोट कराए और फिर स्टूडेंट्स को पेपर में आने वाले सवालों के सही जवाब भी लिखवाए। स्टूडेंट्स ने सारे क्वेश्चन, उनके ऑप्शन और करेक्ट ऑप्शन को हाथ से नोट किया। फिर स्टूडेंट्स के नोट्स में दूसरे सवालों को ऐड करके गेस्ट पेपर का नाम दिया गया और उसे पूरे देश में बेचा गया। इसीलिए 3 मई को नीट के एग्जाम में जो पेपर आया था वो कुलकर्णी के लिखाए गए गेस्ट पेपर से पूरी तरह मैच कर रहा था। जांच में पता लगा कि पुणे की रहने वाली मनीषा वाघमारे ने पीवी कुलकर्णी से मिले पेपर को महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के रहने वाले धनंजय लोखंडे को दिया। धनंजय ने फिर नीट का यह पेपर नासिक के शुभम खैरनार को पढ़ाया। शुभम खैरनार ने इस पेपर को देश के अलग अलग हिस्सों में बेचा। शुभम खैरनार से पेपर लेने वालों में गुरुग्राम का रहने वाला एमबीबीएस का स्टूडेंट यश यादव भी शामिल था। यश यादव ने यह पेपर जयपुर के मांगीलाल बिवाल और दिनेश बिवाल को 10 लाख रुपए में बेचा। फिर बिवाल परिवार ने इसको आगे दूसरे लोगों को बेचकर कमाई की। जांच के दौरान लातूर के एक शख्स ने सीबीआई से कांटेक्ट किया। उसने सबसे पहले पीवी कुलकर्णी का नाम लिया और सीबीआई को 42 क्वेश्चंस की एक लिस्ट भी दी
जो पीवी कुलकर्णी ने क्लास में नोट करवाए थे। इसके बाद सीबीआई ने पहले से गिरफ्तार मनीषा वाघमारे से पूछताछ की तो सारी कड़ियां एक के बाद एक जुड़ गई। पीवी कुलकर्णी के मामले में सीबीआई को और क्या क्या जानकारी मिली, इसके बारे में ज्यादा डिटेल जानने के लिए इंडिया टीवी के संवाददाता अभय पाराशर के पास चलते हैं। अभय, क्या क्या जानकारी दे सकते हैं? बहुत सारी बातें जो आपने बताई थी मैंने शेयर की हैं दर्शकों के साथ में, और क्या अपडेट है आपके पास? रजत जी, पीवी कुलकर्णी जो है ये एक रिटायर्ड केमिस्ट्री का लेक्चरर है, लेकिन जो हमारे सूत्र सीबीआई के बता रहे हैं कि ये किंगपिन है। अप्रैल के आखिरी महीने में इसने मनीषा, जो कि पुणे से हाल में ही गिरफ्तार हुई है, उसके साथ मिलकर बाकायदा स्टूडेंट्स को मोबिलाइज किया। उन्हें कहा कि हम आपको अच्छा रैंक दिलवाएंगे। एक स्टूडेंट से अभी तक जो जानकारी मिल रही है रजत जी, 15 से 20 लाख रुपए की डील हुई। एक नया इंस्टीट्यूट खोला गया पुणे में और वहां पर इन लोगों को बाकायदा डिक्टेट किया गया। ना केवल क्वेश्चन बल्कि उनका करेक्ट आंसर क्या है वो सब कुछ बताया गया। लेकिन सीबीआई के सूत्रों का कहना है कि अब तक जितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, पीवी कुलकर्णी जो कि एक रिटायर्ड लेक्चरर है, इनको मिला के टोटल 8 आरोपियों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। लेकिन सीबीआई के सूत्र ये कह रहे हैं कि एनटीए से जुड़े हुए कुछ और लोग जो कि कुलकर्णी के बारे में जानते थे कि पीवी कुलकर्णी को पूरा जिम्मा दिया गया है और वो भी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। हमारे सूत्रों का कहना है रजत जी, इस पूरे मामले के अंदर बहुत जल्द पीवी कुलकर्णी के अलावा एनटीए को एग्जामिनेशन करवाने की जिम्मा जिनको सौंपा गया था, ऐसे 2 और लोग जो कि बहुत हाई प्रोफाइल लोग हैं, वो भी लेक्चरर हैं, वो भी सीबीआई के रडार पर हैं। क्योंकि लातूर के अंदर कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के अंदर क्लासेस जो है वो दिया करता था पीवी कुलकर्णी। इसके बारे में जब मनीषा को गिरफ्तार किया, हालांकि मनीषा ने शुरुआत में बरगलाने की कोशिश की। उसने सिर्फ ये कहा कि वो कुछ स्टूडेंट्स को जानती है, लेकिन जब इनके टेक्निकल एविडेंस की जांच की गई, मोबाइल फोन्स की जांच की गई, तब पता चला कि लातूर का रहने वाला ये पीवी कुलकर्णी जो है, इसको 2 अप्रैल के अंदर ही एंड में पूरा क्वेश्चन पेपर जो है इसने एक्सेस कर लिया था। स्टूडेंट्स को बता दिया था कि आपको अच्छा रैंक दिलवा दिया जाएगा, लेकिन ये बात किसी से शेयर नहीं करनी है। जिन स्टूडेंट्स को पेपर दिया गया उस पुणे के इंस्टीट्यूट्स में बैठा के उन्होंने फिर उसको आगे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे अपने रिश्तेदारों को भी सर्कुलेट किया। तो रजत जी, 2 और लोग जो कि एनटीए से जुड़े हुए हैं, जिनको ये एग्जाम करवाने का जिम्मा था पीवी कुलकर्णी के साथ मिलकर, वो भी बहुत जल्द सीबीआई की हिरासत में आ सकते हैं। उनसे बाकायदा पूछताछ चल रही है। आधिकारिक तौर पर बहुत जल्द उनकी भी गिरफ्तारी दिखाई जा सकती है। अभय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत सारी फ्रेश जानकारी दी है और दर्शकों को ये पूरा केस समझने में मदद मिलेगी। बहुत धन्यवाद। अभय पाराशर ने बताया कि सीबीआई के रडार पर अभी 2 और रिटायर्ड लेक्चरर हैं। चूंकि नीट के पेपर में केमिस्ट्री के 45 में से 35 सवाल लीक हुए, बायोलॉजी के 90 में से 90 के 90 सवाल असली पेपर में आए, हूबहू थे। इसलिए दूसरे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस किसने लीक किए ये पता लगाया जा रहा है। हो सकता है उनकी गिरफ्तारी बहुत जल्दी हो जाए। सीबीआई ने कल देर रात पुणे के धनंजय लोखंडे को गिरफ्तार किया था। धनंजय को कोर्ट ने आज 6 दिन के रिमांड पर सीबीआई के हवाले किया। सीबीआई ने आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि धनंजय लोखंडे का नीट का पेपर लीक कराने में बड़ा रोल है। इसी शख्स ने क्वेश्चन पेपर को गैस पेपर की शक्ल देकर देश भर में फैलाया। धनंजय लोखंडे ने लीक्ड पेपर नासिक के शुभम खैरनार को भेजा था। इससे पहले सीबीआई 5 और आरोपियों शुभम खैरनार, मांगीलाल बिवाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल और यश यादव को अरेस्ट कर चुकी है। ये सभी आरोपी पहले ही 7 दिन की सीबीआई कस्टडी में हैं। अब पीवी कुलकर्णी भी शिकंजे में आ गया, लेकिन सीबीआई की जांच अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि केमिस्ट्री के अलावा बायोलॉजी के क्वेश्चन भी लीक हुए थे। इसलिए सीबीआई को अब यह पता लगाना है कि क्या पीवी कुलकर्णी के अलावा एनटीए के अंदर का कोई और शख्स भी इस पेपर लीक गिरोह में शामिल है। सीबीआई ने आज धनंजय लोखंडे की पेशी के दौरान कोर्ट को कुछ और चौंकाने वाली बातें बताई। सीबीआई ने कहा कि जांच के दौरान ऐसे संकेत मिले जिनसे लगता है कि पिछले साल भी नीट का पेपर लीक कराया गया था, लेकिन यह बड़े पैमाने पर नहीं हुआ, इसलिए इस पर किसी की नजर नहीं पड़ी।
सीबीआई के मुताबिक पेपर लीक के आरोपी यश यादव ने पिछले साल भी दिनेश बिवाल को नीट का पेपर 25 लाख रुपए में बेचा था। दिनेश का भतीजा विकास बिवाल यश यादव के साथ सीकर में नीट की तैयारी कर रहा था। यश ने विकास को बताया कि वो नीट का पेपर अरेंज कर सकता है। इसके बाद विकास के चाचा दिनेश बिवाल से यश का कांटेक्ट हुआ और नीट का पेपर यश यादव से उन्होंने 25 लाख में खरीदा। इसका फायदा पूरे बिवाल परिवार ने उठाया। पिछले साल दिनेश बिवाल के परिवार के 5 बच्चों ने एक साथ नीट का एग्जाम पास किया था। सबको सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन मिल गया। इस साल दिनेश बिवाल का अपना बेटा ऋषि बिवाल सीकर में नीट की तैयारी कर रहा था। इसलिए दिनेश बिवाल और उसके भाई मांगीलाल बिवाल ने एक बार फिर यश यादव से संपर्क किया। इस बार भी यश ने दिनेश बिवाल को 10 लाख रुपए में नीट का पेपर बेच दिया। हालांकि जैसे ही मांगीलाल और दिनेश बिवाल को सीबीआई ने अरेस्ट किया, सारी साजिश का खुलासा हुआ तो सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे बिवाल परिवार के सभी बच्चे कॉलेज छोड़कर गायब हो गए। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं। दिनेश बिवाल ने अपने बेटे के लिए 10 लाख रुपए में नीट का पेपर खरीदा। उसे सारे क्वेश्चन रटवाए। इसके बाद भी दिनेश के बेटे के नीट एग्जाम में सिर्फ 107 नंबर आए। वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया। दिनेश बिवाल अपने भतीजों की तरह अपने बेटे ऋषि को भी डॉक्टर बनाना चाहता है। हालांकि वो जानता था कि उसका बेटा पढ़ने में कमजोर है। हमारे रिपोर्टर्स ने दिनेश के बेटे की इंटरमीडिएट की मार्कशीट हासिल की तो पता लगा 12th में ऋषि बिवाल 2nd डिवीजन में पास हुआ था और वो भी ग्रेस मार्क्स के साथ। फिजिक्स में थ्योरी के पेपर में ऋषि को सिर्फ 9 नंबर मिले थे। केमिस्ट्री में 15 और बायोलॉजी में 20 मार्क्स मिले थे। हाई स्कूल में ऋषि के केवल 43% नंबर आए थे। इसके बावजूद दिनेश बिवाल ने बेटे को एडमिशन दिलाने के लिए नीट का पेपर खरीदा। अगर पेपर लीक केस की जांच में बिवाल परिवार का भांडा नहीं फूटता तो ऋषि को भी किसी तरह सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाता, जैसे उसके कजन्स को मिला। इस मामले में जो खुलासे हुए उससे खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी चौंक गए। आज धर्मेंद्र प्रधान ने कहा उन्होंने पेपर लीक की प्रॉब्लम से निपटने के लिए फूल प्रूफ इंतजाम किए थे। इसके बाद भी पेपर लीक हो गया और यह बहुत ही चिंता की बात है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेपर लीक माफिया संगठित गिरोह की तरह काम करते हैं। हालांकि अलग अलग राज्यों की एजेंसीज अपने अपने लेवल पर जांच करती रहती हैं, लेकिन तालमेल की कमी के कारण पेपर लीक माफिया की जड़ तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अब इस मामले में होम मिनिस्टर अमित शाह खुद इन्वॉल्व हुए हैं। अमित शाह के निर्देश पर होम सेक्रेटरी ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर पेपर माफिया के खिलाफ कोऑर्डिनेशन में काम करने की रणनीति बनाई है। इसमें होम मिनिस्ट्री की साइबर सिक्योरिटी यूनिट को भी इन्वॉल्व किया गया है, क्योंकि लीक हुआ पेपर क्रिमिनल्स के टेलीग्राम ऐप पर पीडीएफ फॉर्म में सर्कुलेट किया गया और बेचा गया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा यह पेपर लीक माफिया की जड़ें समाज में गहराई तक फैली हैं, इसलिए इनसे निपटने के लिए सरकार को समाज के सहयोग की भी जरूरत है। सरकार की पूरी माइटी, सरकार की पूरा नेतृत्व, सभी विभाग उसमें से गंभीरता से इसको लेते हुए शीर्ष तो नेतृत्व उसके लिए खूब दायित्व लिया है, चिंता कर रहे हैं। अभी मैंने आज होम सेक्रेटरी सामान्य गृह मंत्री जी ने होम सेक्रेटरी साहब को निर्देश दिया है कि हर एक जिले में इस सर्विलांस व्यवस्था को, हमको पता है कौन सी जिले में कौन सी दलाल घूम रहे हैं, लाखों करोड़ रुपया खर्चा करके व्यवस्था को तोड़ने की। ये कोई व्हीकल की इशू नहीं है, ये व्यवस्था की ये एक सामाजिक व्याधि है। इस सामाजिक व्याधि से समाज को मुक्त रखना पड़ेगा। पिछले दिनों में भारत सरकार ने एक पब्लिक एग्जामिनेशन की कंडक्ट एक्ट लाया। व्यवस्था को सुधारनी पड़ेगी, व्हीकल नहीं, व्यवस्था को सुधारनी पड़ेगी। सीबीआई ने सही कहा है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। वो इंडिया के अंदर हो बाहर हो कोई भी हो, हम इस बार माल प्रैक्टिस होने नहीं देंगे। जो भी दहशतगर्द घूम रहे हैं उनको मैं आपके माध्यम से विषय रखना चाहता हूं। आने वाले एग्जामिनेशन पे उससे निवृत्त रहे, नहीं तो उनको दंड भुगतना पड़ेगा। जिसने नीट का पेपर लीक किया उसने महापाप किया है
उसने 22 लाख बच्चों को रुलाया, उनकी दिन रात की मेहनत पर पानी फेर दिया। मोटी रकम के लालच में उसने लाखों परिवारों का चैन छीन लिया। इस पाप की सजा सिर्फ अरेस्ट करके, सिर्फ केस चलाकर, सिर्फ जेल भेजकर नहीं दी जा सकती। यह मानवता के प्रति बड़ा अपराध है। चाहे कानून बदलना पड़े, चाहे कोर्ट को आउट ऑफ द वे जाना पड़े, पेपर लीक माफिया को ऐसी सजा मिलनी चाहिए, फिर कोई ऐसा अपराध करने की हिम्मत ना करे। आज एनटीए ने नीट के री एग्जाम की नई तारीख का ऐलान किया है। नीट का री एग्जाम 21 जून को होगा। इस बार पेपर 3 घंटे के बजाय 3.25 घंटे का होगा, क्योंकि बच्चों को ओएमआर शीट को दोबारा चेक करने के लिए 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। आज धर्मेंद्र प्रधान ने यह भी क्लियर कर दिया कि इस बार तो नीट की परीक्षा ऑफलाइन हो रही है क्योंकि समय कम है, लेकिन अगले साल से यह एग्जाम ऑनलाइन होगा। निश्चित रूप में एनटीए को और सुधारने की आवश्यकता है, उसको हमने गंभीरता से लिया। 24 की जो लूफॉल्स आई थी, 24 की लूफॉल्स को इस बार हमने पूरा पैक किया था, पूरा ठीक किया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये फिर घटना हुई है। इसलिए एनटीए में निश्चित रूप में और सुधार की आवश्यकता है। इसको सुधार किया ही जाएगा। हर एक बार की नेचर बदल जाती है ना। देखो, ये हम सब एक सिस्टम चलाते हैं। सरकार बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं हम चीजों को सुधारेंगे, फिर भी एक्सीडेंट होता है, उसको ठीक करना पड़ेगा। साइबर चैलेंज बढ़ रहा है। 120 आपके पास 80 नहीं 120 टेलीग्राम चैनल काम कर रहे थे, हमने सबको निरस्त किया था। ये व्हाट्सएप में भी आया। हमें नई समय की चुनौतियों को आगे जाना पड़ेगा। साइबर क्राइम हमारी एक चुनौती बन चुकी है, हम उसको फिर कोशिश करेंगे इसमें से कैसे उसको रिंग फेंसिंग करें। राधाकृष्ण कमेटी को पूरा लागू करने के बावजूद भी ये घटना हुई है। अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है ओएमआर, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। नीट के अलावा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कई और एंट्रेंस एग्जाम कराती है। इनमें से ज़्यादातर ऑनलाइन होते हैं। इंजीनियरिंग एडमिशन का जेईई मेन एग्ज़ाम, यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, मैनेजमेंट कोर्स में एडमिशन का सीमेट एग्ज़ाम, ये सब ऑनलाइन होते हैं। ये सभी एग्ज़ाम एनटीए ही कराती है। ऑनलाइन मोड में स्टूडेंट्स को कंप्यूटर पर ही एग्ज़ाम का पेपर मिलता है, जो तय समय पर अनलॉक किया जाता है। स्टूडेंट्स ऑनलाइन ही पेपर का जवाब सबमिट करते हैं। एग्जाम का वक्त पूरा होने पर सीबीटी पेपर ऑनलाइन ही सबमिट हो जाता है। सभी स्टूडेंट्स की आंसर शीट डिजिटली लॉक हो जाती है। क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में पेपर पर लिखने में कम समय लगता है, इसलिए स्टूडेंट्स के लिए भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग आसान होगी। इससे ट्रांसपोर्टेशन के दौरान पेपर लीक होने की आशंका भी खत्म हो जाती है। इसीलिए सरकार ने नीट एग्जाम को भी अगले साल से ऑनलाइन मोड में कराने का फैसला किया है। ये बात ठीक है, जब पेपर बनाने वाला ही पेपर लीक कर दे तो कोई एजेंसी क्या कर सकती है। एग्जाम ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, ऐसी चोरी को कौन रोक सकता है। लेकिन सवाल यह भी है कि एग्जाम कराने वाली एनटीए को इस पेपर लीक के बारे में पता ही नहीं था। अगर कुछ स्टूडेंट्स इसे एक्सपोज न करते तो यह मामला कभी सामने ही नहीं आता और यह सिस्टम ऐसे ही चलता रहता। सरकार ने माना है कि सिस्टम में भारी कमी है। यह भी कहा अब एग्जामिनेशन कंप्यूटराइज तरीके से किया जाएगा, लेकिन जिन 22 लाख स्टूडेंट्स को इम्तिहान दोबारा देना पड़ रहा है, वो ये पूछ सकते हैं कि यह काम पहले क्यों नहीं किया गया।